हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस पार्ट 15 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्शन में। डेफिनेटली मैं इसको ऐसा ही कहूँगा कि ये रिफ्रैक्शन की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है या एक तरह का प्रूफ है जो बेसिकली हम डिफाइन करेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। सो वी आर कंटिन्यूइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो ग्लास स्लैब क्या है आप समझ सकते हैं, एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप का कोई पीस है, कोई ग्लास पीस है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। और इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास से हम क्या करेंगे, लाइट रे को जब ट्रैवल करवाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुँचेंगे और उस इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में ही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है और डेफिनेटली यू विल एंजॉय अलॉट दिस लेक्चर। सो लेट्स कंटिन्यू। सपोज कंसिडर कीजिए कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ग्लास स्लेब है। ठीक है, हमने इसका एक 2 डायमेंशनल पिक्चर यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है जिसे हमने डिफाइन किया है PQRS। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, PQRS इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर सपोज आपने क्या किया, कोई लाइट रे को इंसिडेंट करवाया। लाइट रे को इंसिडेंट इस तरह से करवाया, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये ग्लास स्लैब इस तरह से रखा हुआ है और इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, उस थिकनेस के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, उस थिकनेस का जो सरफेस है, वो थिकनेस का जो सरफेस है सपोज उसी को आपने प्लेन माना हुआ है और वहीं पर आपने क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, लाइट रे को इंसिडेंट करवा दिया। लाइट रे को जब आपने इंसिडेंट करवाया तो सपोज ये जो ए बी है, दिस ए बी इज़ अ इंसिडेंट रे। आप देख सकते हैं ए बी इज़ अ इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से ड्रॉ किया गया जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इससे जो एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज़ I1। और ये एंगल I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब डेफिनेटली ये जो लाइट रे है वो एयर से आ रही थी, ये अभी फिलहाल इसका मीडिया था एयर, और अब ये कहाँ पर एंटर हो रही है, ग्लास में। सो ग्लास इज़ अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज़ अ रेयरर मीडियम। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो लाइट रे है ये अपने पाथ से बैंड होगी, डेविएट होगी। और डेविएट होकर, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम से, एयर क्या है आपका रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो डेफिनेटली ये क्या होगी, लाइट रे इस नॉर्मल के अक्रॉस या नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो आप देख सकते हैं ये लाइट रे को जाना इस तरह से था, डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इस तरह से बैंड होकर इस डायरेक्शन में आ चुकी है। अब ये लाइट रे इस ग्लास में ट्रैवल करेगी, इस ग्लास में ट्रैवल करेगी और फिर क्या होगा, अगेन इस सरफेस पर, इस पॉइंट सी पर, इस पॉइंट सी पर फिर से अब इसका मीडियम चेंज होने वाला है। ठीक है, अब ये ग्लास से एंटर होने वाली है फिर से अगेन एयर में। सो डेफिनेटली इस पॉइंट सी पर इसका मीडियम फिर से बदलने वाला है, तो यहाँ पर अगेन एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे अपना पाथ एक बार और डेविएट करेगी और बेंड करेगी। लेकिन इस बार देखिए लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर हो रही है। तो डेफिनेटली क्या होगा, अब लाइट रे बैंड तो होगी लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लाइट रे को ट्रैवल करना था कुछ इस तरह से, लेकिन ये बैंड होकर जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो आप डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये बेसिकली 2 बार हुआ, पहले इस पॉइंट बी पर या मैं कहूँ सरफेस पी क्यू पर, फिर सेकंड टाइम पॉइंट सी पर या फिर सरफेस एस आर पर। So PQRS is a rectangular glass slab on which an incident ray AB falls on the interface PQ at B। ठीक है, ये PQ इंटरफेस पर B पॉइंट पर लाइट रे AB जो है वो इंसिडेंट हुई है। Here the ray propagates from the air to glass slab and therefore refraction takes place। ठीक है, यहाँ पर एयर से ग्लास स्लेब में एंटर हो रही है रे, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। BC is the refracted wave विच बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये जो बी सी है ये रिफ्रैक्टेड वेव है जो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो गई, बैंड हो चुकी है। देन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। अब इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ स्नेल्स लॉ की, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है
तो रिफ्रैक्शन हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर स्नेल्स लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो इस पॉइंट बी पर अगर स्नेल्स लॉ की हम बात करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1, ये क्या होगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होगा, हमने स्नेल्स लॉ से पढ़ा है बहुत अच्छे से कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू होता है N2 अपॉन N1, मीडियम 2 डिवाइडेड बाय मीडियम 1। तो यहाँ पर मीडियम 2 कौन है, ग्लास है फिलहाल इसके लिए, यहाँ पर इसके लिए मीडियम 2 कौन है, ग्लास है। ठीक है, तो इसका सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिफाइन किया है Ng, और एयर का जो है वो सपोज Na है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ था जो कहता है साइन I, स्नेल्स लॉ कुछ इस तरह से कहता है साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल्स टू मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर मीडियम 2 कौन है, Ng, और मीडियम 1 कौन है, दिस इज N1। ठीक है, सो यहाँ पर डेफिनेटली होगा आपका Ng अपॉन N1, Ng अपॉन Na, हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Ng अपॉन Na। ठीक है, सो यहाँ पर सेम देखिए साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल्स टू Ng अपॉन Na। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू Ng अपॉन Na। ठीक है, और इसको कंसोलिडेटली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर Nga। यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इट मीन्स इसका इधर और इसका इधर, तो आप पाएंगे ये हो जाएगा Na साइन I1 इक्वल्स टू Ng साइन R1। यहाँ पर I1 क्या है, जैसा मैं बता चुका हूँ, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है I1, और सेकंड क्या है R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज़ द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल कौन हो गया, R1। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये लाइट रे अब ट्रैवल करेगी इस ग्लास स्लैब में, और अगेन इस पॉइंट सी पर या सरफेस SR पर इसका रिफ्रैक्शन एक बार फिर से होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी पॉइंट सी पर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे खास बात ये है, अगर आप देखेंगे कि अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट के लिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। आप समझिए ध्यान से, इस पॉइंट सी के लिए द जो प्रीवियस हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, और डेफिनेटली ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म कर रही है, इसे हमने सपोज डिफाइन किया है R2। इसे R2 क्यों कहा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर, देखिए अगर मैं इस नॉर्मल की बात करूँ और इस क्रॉस लाइन की बात करूँ, तो ये जो इंटरनल एंगल है R1 R2 अल्टरनेट एंगल है एक तरह के, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। क्योंकि एक लॉ होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई इंक्लाइंड लाइन अगर क्रॉस करती है, तो इंक्लाइंड लाइन जो क्रॉस करेगी वो ऑब्वियसली क्या करेगी, उनके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली अल्टरनेट एंगल ये वाले होंगे और ये वाला होगा। तो इसी तरह से आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एंगल R1 जो होगा ऑब्वियसली एज इट इज़ वही, ये जो सेकंड वाला इंसिडेंट एंगल है ये भी क्या होगा, अगर R2 है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि R1 is equals to R2, R1 is equals to R2। So this refracted ray BC acts as a incident ray for the interface SR of the glass slab and air। ठीक है, this refracted ray BC acts as a incident ray for the इंटरफेस SR। ये रिफ्रैक्टेड रे BC कैसे बिहेव कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह, किसके लिए, इस इंटरफेस SR के लिए। ठीक है, so here again the ray changes medium from the glass to air and bends away from the normal। bends away from the normal क्यों, क्योंकि ग्लास से एयर में इंटर हो रही है, इट मीन्स डेंसर से रेयरर मीडियम में इंटर हो रही है।
तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इन साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा था अभी, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आर टू, तो हम मैं लिख सकता हूँ साइन आर टू डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ई, तो ये हो जाएगा साइन ई, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा था, ये कर रहा था एन टू अपॉन एन वन। अब यहाँ पर मीडियम टू कौन है, एयर है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा एन ए, और मीडियम वन कौन है, ग्लास, तो ये हो जाएगा एन जी, एन टू अपॉन एन वन, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब अभी हमने कहा बेसिकली कि जो R2 है वो R2 इज इक्वल्स टू क्या है, R1 है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ऑफ R1, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ E इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन जी। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सो इस रिलेशन को ध्यान रखिए, साइन ऑफ R1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ E इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन जी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इट मीन्स एन जी का इधर और एन ए का इधर। फाइनली आप इसको लिख सकते हैं एक तरह से। और देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एन जी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने साइन ऑफ आर वन के साथ में किया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन जी साइन आर वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए साइन ई इक्वल्स टू एन ए साइन ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये इक्वेशन सपोज 2 नंबर नाम दे दीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, आप देख सकते हैं इसके पहले वाले जो प्रीवियस कंडीशन पे हमने देखा था, इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, ये हो गई एन ए साइन आई वन इक्वल्स टू एन जी साइन आर टू। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखी थी, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें, ये भी हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखा था। जब हमने स्नेल्स लॉ को, सबसे पहले क्या हुआ, दो पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारे पास, एक पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट बी पर जब हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो हमें जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन ये वाली थी, एन ए साइन आई वन इज इक्वल्स टू एन जी साइन आर टू, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमें मिली। फिर हमने क्या किया, जो सेकंड वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, सेकंड वाला जो रिफ्रैक्शन पॉइंट है सी, यहाँ पर स्नेल्स लॉ जब अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, सेकंड वाली इक्वेशन मिली। ये सेकंड वाली इक्वेशन जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अब इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी आपकी एन ए साइन आई वन इक्वल्स टू एन जी साइन आर वन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एन जी साइन आर वन इज इक्वल्स टू एन ए साइन आई वन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 अगर नाम दूँ, तो इस इक्वेशन में देखिए ये जो एल एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, एल एच एस क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो डेफिनेटली इसका आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा, आर एच एस इक्वल होगा। इट मीन्स एन ए साइन ई इज इक्वल्स टू एन ए साइन आई वन। तो देखिए ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ठीक है। एन जी साइन आर वन इज इक्वल्स टू एन ए साइन ई अभी हमने लिखा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशंस को देखा, तो इससे हमें पता चला कि एन ए साइन आई वन इज इक्वल्स टू एन ए साइन ई, ठीक है। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, जो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि दोनों का एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड बराबर होगा। इट मीन्स एन ए साइन ई इज इक्वल्स टू एन ए साइन आई वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एन ए साइन ई, एन ए साइन आई ई इज इक्वल्स टू एन ए साइन आई वन यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। तो एन ए से एन ए कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर बचेगा क्या, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई,
और दोनों ही तरफ साइन साइन है, इसलिए इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर I1 इज इक्वल टू ई, I1 इज इक्वल्स टू ई। सो ये एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन है, इसी को बेसिकली हमें प्रूफ करना था। तो देखिए I1 इज इक्वल टू ई क्या शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 इज इक्वल टू ई शो कर रहा है, I1 इज इक्वल्स टू ई, ये अभी हमने प्रूफ किया है। तो I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और IE क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। इट मीन्स कि ये जो इंसिडेंट रे होगी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी या इमर्जेंट रे जिसको हम बोल रहे हैं, ये फाइनली एग्जिट होती हुई इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों का एंगल क्या है, नॉर्मल के साथ में सेम है। दोनों का एंगल नॉर्मल के साथ में सेम है। इट मीन्स कि ये दोनों रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द इंसिडेंट रे इज फाइनली अनडेविएटेड, फाइनली अनडेविएटेड। ठीक है, ये फाइनली कैसी है, अनडेविएटेड है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है जब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से निकली। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी एक लाइट रे यहाँ से आई और सपोज ये थोड़ी सी बैंड हुई लेकिन वापस इसी डायरेक्शन में चली गई। इट मीन्स कि ये रे और ये रे कैसी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर एक चेंजेस ज़रूर है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लाइट रे को अगर मैं डॉटेड लाइन से शो करूँ तो ये इस पर्टिकुलर पाथ से शो होगी, लेकिन हाँ इस लाइट रे ने अपना पाथ जरूर चेंज कर लिया है, ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, ये शिफ्ट हो चुकी है। तो ये लाइट रे की जो शिफ्टिंग है, इस लाइट रे की जो शिफ्टिंग है, फाइनली इसे डॉटेड लाइन से आप देख पा रहे हैं इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ये अपने पाथ से शिफ्ट होकर कैसी जा रही है, इस तरह से जा रही है। हालांकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल है ऑब्वियसली, तो इसलिए यहाँ पर एंगल दोनों के बीच का जीरो है, लेकिन ये अपने पाथ से थोड़ी शिफ्ट हो गई है, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। तो डेफिनेटली ये जो चेंज इन द पाथ है वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम डिफाइन करते हैं स्मॉल डी से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसे डिफाइन किया जाता है स्मॉल डी से और इसे कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, दो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, दो द emergent ray is parallel to the incident ray, but the emergent ray is displaced sideways, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो चुकी है अपने पाथ से, अपना पाथ इसने चेंज कर लिया है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी, स्मॉल डी। ठीक है, सो काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, डेफिनेटली आपने एंजॉय भी किया होगा। तो इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, श्योरली आपके जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो ज़रूर क्लियर होंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेज आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।